जय हिंद दोस्तों। कल की वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान में कुछ आतंकी घटनाएं हुई। उसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत को दोषी ठहराया और साथ ही साथ कल की रात अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों। और इस सर्जिकल स्ट्राइक में निशाना बनाया गया है मासूम लोगों को। दोस्तों आपको याद होगा कि भारत ने भी बहुत सारी सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में कभी किसी निर्दोष को या फिर किसी मासूम बच्चे की हमने जान नहीं ली, बल्कि हमने प्रिसाइज अटैक किया और हमने सिर्फ आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जो है हमेशा क्या करता है, सिविलियंस को, इनोसेंट पीपल को मारता है। और यही किया है उसने अफगानिस्तान में। तस्वीरें आयावा हैं, तस्वीरों को आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को जो है अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने मारा है। खबर क्या है कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक साउथ ईस्टर्न अफगानिस्तान किल एंड इंजर्ड ओवर 100 सिविलियंस। 100 सिविलियंस मासूम लोग मारे गए हैं दोस्तों। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने भी वर्ल्ड लेवल पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे लोग आवाज उठाते हैं, मानवता के लिए आवाज उठाते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं, उनके मुंह से कभी भी अफगानिस्तान के इन मासूम बच्चों के लिए आवाज नहीं उठती। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे भारत में अगर कुछ बवाल हो जाता है, भारत में कोई बात खड़ी हो जाती है, तो उसके लिए पूरे विश्व में मानवाधिकार के संरक्षण करने वाले लोग जाग जाते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है। आप देखिए ना, अफगानिस्तान में आप मासूम बच्चों की इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से इनको मारा गया है और कहां कहां पे मारा गया है। ये अफगानिस्तान का कुनार प्रोविंस है, पख्तिया है, और ये भी ही पख्तिका है। यहाँ पे जो है ये स्ट्राइक की गई है। ठीक है, पाकिस्तान ने क्या कहा है कि स्ट्राइक्स वर टारगेटेड एट मिलिटेंट हाइडआउट्स इन पख्तिया, पख्तिका एंड कुनार। पाकिस्तान कह रहा है कि भाई मैंने मिलिटेंट जो हेडक्वार्टर्स हैं, जहां पे मिलिटेंट जो है छिपे हुए हैं, वहां पे हमने स्ट्राइक किया है, वहां पे हमने जो है बॉम्ब गोली जो है दागे हैं। लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? सच्चाई से इसका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तालिबान क्या कह रहा है कि द अटैक्स आर कावर्डली एंड क्राइम एंड एट्रोसिटी। ये भगोड़ों की तरह अटैक किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। यानी कि ये फुल एस्केलेशन वॉर नहीं चल रहा है, एक तरीके से मासूम लोगों को मारकर अफगानिस्तान को पीछे ढकलने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। क्योंकि फुल फ्लेज अगर वॉर होगा तो फुल फ्लेज वॉर में तालिबान के लड़ाकों के सामने तो पाकिस्तानी टिक नहीं पाएंगे, और ये हमने देखा है। समझ में आ रही बात? इसीलिए इनका टारगेट क्या है? इनका टारगेट है मासूम बच्चे। इनका टारगेट है कि किस तरीके से क्या किया जाए, मासूम सिविलियंस को, औरतों को और बच्चों को जो है मारा जाए। आप देखिए ना, नो टारगेट जस्ट टेरर, यानी कि टेरर को ये लोग अटैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, मासूम सिविलियंस को मार रहे हैं। आप देखिए ना यहाँ पे, इनोसेंट लाइव्स अंडर अटैक, चिल्ड्रन पे द प्राइस, वोमेन सफर द साइलेंस। सबसे ज्यादा किसको नुकसान पहुंच रहा है? महिलाओं को नुकसान पहुंच रहा है, बच्चों को नुकसान पहुंच रहा है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो इस वॉर के पार्टी नहीं है। अगर उनकी जान जा रही है तो ये मानवता के लिए शर्मसार की बात है। और इसपे जितने भी वर्ल्ड लेवल पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उनको जो है इसका जवाब देना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है मानवाधिकार का हनन कर रहा है, और एक तरीके से जो वॉर के भी जो सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, उसको वायलेट कर रहा है। जब भी लड़ाई लड़ी जाती है तो उसमें हमारा क्या मतलब होता है? उसमें हमारा एक ही सिद्धांत होता है, एक ही हमारी पॉलिसी होती है कि जो लोग उस वॉर से जुड़े हुए नहीं है उनकी जान नहीं लेनी है। अगर सैनिक लड़ रहे हैं, सोल्जर्स लड़ रहे हैं, वहां पे बात अलग है। लेकिन आप इनोसेंट सिविलियंस, चिल्ड्रन और वुमेन्स को अगर आप मार रहे हैं, इसका एकमात्र मकसद है कि आप जो है टेरर क्रिएट करना चाहते हैं, और वही पाकिस्तान कर रहा है अफगानिस्तान में। और दोस्तों, कराची में जो कल का हमला हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, वो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, उसका जिम्मेदार भारत को ठहराया जा रहा है। और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने जो है खुले शब्दों में उन्होंने बता दिया है कि इस तरह की बचकाना हरकत पाकिस्तान जो है छोड़ दे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की आदत कुछ भी हो, भारत का नाम जो है आगे कर देना है। क्योंकि भारत के नाम से ही तो उसका जो है रोटी पानी चलता है, और भारत का नाम अगर नहीं लेगा तो रोटी पानी चलेगा कैसे? इसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान में अगर कोई भी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार भारत को ठहरा दिया जाता है, और ये सब आप भली भांति जानते हैं। हमने पूर्व में भी ये सारी चीजें देख रखी हैं। अब आगे देखिए आप, ये देखिए, ये पाकिस्तान का जो है करंट मैप है। और करंट मैप अगर आप देखेंगे तो ये है सिंध प्रोविंस, और ये है पाकिस्तान का पंजाब, ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। यही वो अंग है भारत का जिसको इन्होंने धोखे से, जिसको उन्होंने जो है छल से जो है हमसे छीन रखा। और साथ ही साथ भारत में भी कुछ नेता थे उस समय जिन्होंने इसको लेकर उतनी समझदारी नहीं दिखाई जितनी समझदारी दिखानी चाहिए थी। और उसका नतीजा ये निकला कि ये भारत का जो अभिन्न अंग है, इसको पाकिस्तान ने कब्जे में ले लिया। फिर ये देखिए, ये जो है मुजफ्फराबाद का एरिया है, पेशावर का एरिया है, ये क्वेटा है, ये बलूचिस्तान है, ठीक है, ये खैबर पख्तूनख्वा का क्षेत्र है, ठीक है, ये कराची आ गया यहाँ पे। ये पाकिस्तान का करंट मैप है, लेकिन ये पाकिस्तान का करंट मैप जो है वो लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है।
ये मानचित्र जो है इसका रूप जो है बदलेगा और कुछ इस तरीके से दिखेगा। मानचित्र का रूप बदलने वाला है। पाकिस्तान का नामो निशान मिटने वाला है। क्यों? क्यों मिटने वाला है? क्योंकि आप पाकिस्तान का पिछले 2-3 साल का इतिहास देख लीजिए। पाकिस्तान को इंटरेस्ट है ईरान इजराइल के वॉर में सुलह कराने की। पाकिस्तान को इंटरेस्ट है कि सीज फायर हमें कराना है किसमें? ईरान, इजराइल और अमेरिका में। लेकिन उसको अपने देश की चिंता नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पिछले कई वर्षों से जो है लगातार लड़ाइयां चल रही है, वॉर चल रहा है, लेकिन वहां पे सीज फायर की बात नहीं चल रही है। वहां पे शांति सुलह करने की बात नहीं चल रही है। वहां पे युद्ध विराम करने की बातचीत नहीं चल रही है। ये बात कहां चल रही है? ये बात चल रही है हमारी ईरान में कि हम ईरान का समझौता कराएंगे, हम ईरान के मसीहा बनेंगे। और इनमें इनका दोस्त भी है तुर्की। तुर्की भी बात करूंगा आज की इस वीडियो में। तो देख लीजिए, ये तो इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान बन जाएगा। इसका बनना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जिस तरीके से बलोच लोग आवाज उठा रहे, कल की वीडियो आपने देखा कि बलोच नेता याद दिला रहे थे कि ये पाकिस्तान याद कर लो उस युद्ध को जिस युद्ध में तुम्हारी पतलूनों को खुलवाया गया था इंडियन आर्मी की तरफ से। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के जवानों का पतलूनें खुलवा दी थी। और वहीं से निर्माण हुआ था एक नए देश का जिसका नाम है बांग्लादेश। आज यही बांग्लादेश जिसने जिसकी जिसकी हमने अपनी मदद से यानी कि भारत के सहयोग से जो बांग्लादेश का निर्माण होता है, आज ये बांग्लादेश भारत के खिलाफ जाकर दुश्मन के साथ हाथ मिला रहा है। और किस तरीके से हाथ मिला रहा है इसकी भी चर्चा करूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह है इंडिपेंडेंट सिंध। सिंध प्रांत भी अलग होगा और कुछ समय में आपको पंजाब भी अलग होता हुआ दिखेगा। क्योंकि वहां का ट्रेडिशन, वहां का कल्चर जो है उसको सप्रेस किया जा रहा है लंबे समय से। जो वहां की संस्कृति है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। जो माइनॉरिटी जो है, जो अल्पसंख्यक है पाकिस्तान में, उनके क्या हालात हैं इसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। इसीलिए तो भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है? ये कहता है कि वो सारे अल्पसंख्यक लोग जिनका मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है, जिनके साथ रिलीजियस एट्रोसिटीज की जा रही है, धर्म के नाम पर उनके साथ बर्बरता की जा रही है, उन सबको जो है भारत सरकार क्या करेगी? नागरिकता देगी। उसके बहुत सारे प्रोविजन है जो कि हम सेपरेट किसी क्लास में पढ़ेंगे। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसका बहुत लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को जिन लोगों ने समझा, जिन लोगों ने जाना, उन्होंने ये बात मानी कि इसकी कितनी जरूरत थी। किस तरीके से जो रिलीजियस माइनॉरिटीज ग्रुप है इन सारे इस्लामिक कंट्रीज में, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां पे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज ग्रुप है उनके साथ किस तरीके से बर्बरता की जाती है, किस तरीके से उनका जो है अधिकार छीना जाता है। और भारत की सरकार जो है मसीहा बनकर आती है और वो कहती है कि आपके साथ अगर किसी भी तरह की बर्बरता हो रही है तो आप भारत में आइए, भारत की नागरिकता आपको दी जाएगी। कितना बेहतरीन कदम था भारत की सरकार का। लेकिन इसका भी विरोध भारत में रहने वाले कुछ लोग कर रहे थे। और ये कौन लोग थे ये आप भली भांति जानते हैं। वहीं पे सड़कों पे जो है लोग खड़े थे और सड़कों को जाम करके जो है इसका लंबे समय तक विरोध किया गया कि सीएए को वापस लिया जाए। आप देख लीजिए यहाँ पे, एक तो ये अलग होना ही है। ये तो भारत का अभिन्न अंग है और इसको आज नहीं तो कल, जिस दिन भारत की सरकार मजबूत हाथों में और चली जाएगी, सरकार तो अभी मजबूत हाथों में है ही, लेकिन आने वाले समय में एक और व्यक्ति है जो आने वाला है। और वो व्यक्ति जिस दिन आ गया तो ध्यान रखिएगा, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, भारत का अभिन्न अंग बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। उस व्यक्ति का इंतजार कीजिए। वो व्यक्ति जिस दिन भारत की सत्ता को संभालेगा, भारत का यह अभिन्न अंग भारत के पास होगा। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी यहाँ पे होगा और ये वाला जो एरिया है खैबर पख्तूनख्वा, ये भी अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से पाकिस्तान के कई टुकड़े होने वाले हैं और इन टुकड़ों को जोड़ने वाला फिर पाकिस्तान में कोई पैदा नहीं होगा। एक मोहम्मद अली जिन्ना था जिसने भारत को 2 टुकड़ों में बांटकर पाकिस्तान का निर्माण कराया। लेकिन अभी जिस तरीके हालात है पाकिस्तान के, उस तरीके के हालातों में देखा जाए तो इस तरह का जो है आपको नया पाकिस्तान का भविष्य देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, विस्तृत चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी चीजें जानने और समझने को मिलेंगी। दोस्तों, ये है रहमान साहब। और रहमान साहब जो है ये पहुंच गए थे चाइना। और चाइना पहुंचकर इन्होंने मोंगला पोर्ट जिस पर जो है भारत की नजर थी, भारत जो है भारत के साथ समझौता हो चुका था, भारत जो है उस डील को पक्का कर चुका था, उसके बावजूद मोंगला पोर्ट को इन्होंने हैंड ओवर कर दिया। किसको? इस चीनी चीनी को इस चीनी को क्या किया? हैंड ओवर कर दिया। और यहीं तक बात खत्म नहीं होती है दोस्तों। मोंगला पोर्ट तो हमारे हाथ से गया ही, आने वाले समय में इसकी नजर जो है, ये छोटे आंखों वाली की नजर जो है कहां पे है? हमारे भारत के एक सबसे बेहतरीन प्रदेश अरुणाचल प्रदेश पे। अरुणाचल पे जो है इसकी बहुत गंदी नजर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये खबर आपको बता देगी। इस खबर को ध्यान से देखिए। हमारी पुश्तैनी जमीनें अब चाइनीज पीएलए के कब्जे में। चीन के विश्वासघात की अरुणाचल की जनजाति ने खोली पोल, कहा भारत की सीमा में चीनी घुस गए। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुस गए हैं, इसकी पुष्टि कौन कर रहा है? इसकी पुष्टि वहां के जनजाति यानी कि ट्राइबल ग्रुप्स के जो वहां पे लोग हैं, जो जनजातीय समूह के जो लोग हैं अरुणाचल प्रदेश के, वो इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि किस तरीके से चाइना का जो पीएलए है, पीएलए मतलब वहां की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वो जो है घुस चुकी है अरुणाचल प्रदेश में। एक तरफ से बांग्लादेश ने क्या किया? मोंगला पोर्ट चाइना को हाथ हैंड ओवर करके चलाया।
और दूसरी तरफ इस चाइना का अगर आप देखें, हिमाकत देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में ये घुसने की कोशिश कर रहा है और इसकी पुष्टि भी की जा रही है। और आज के अगर अखबार को अगर आप पढ़े होंगे तो आज के अखबार में भी इसको जो है कवर किया गया है। हमारी पुश्तैनी जमीनें अब चाइनीज पीएलए के कब्जे में है। चीन के विश्वासघात के अरुणाचल की जनजाति ने खोली पोल, कहा भारत की सीमा में बनाए मिलिट्री कैंप। और भारत की सीमा में अगर मिलिट्री कैंप बनाए जाए तो आपको पता है 1962 को याद कीजिए, इंडो साइनो वॉर। और इंडो साइनो वॉर में यही वो क्षेत्र था, यही वो रास्ता था जिस रास्ते का प्रयोग करके ये लोग भारत में घुसे थे। 1962 का वॉर हम हार गए, हम जीत नहीं पाए, लेकिन उस तरह की परिस्थिति दोबारा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। भारत में घुसकर अरुणाचल प्रदेश में मिलिट्री कैंप बना रहा है चाइना का पीएलए। इसको लेकर भारत सरकार को काफी कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले भी देख रखा है डोकलाम में क्या हुआ, आपने पहले भी देख रखा है लद्दाख में क्या हुआ, और फिर से वही कोशिश की जा रही है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश काफी सेंसिटिव इलाका है दोस्तों, काफी सेंसिटिव इलाका है। और वहां पे जो है चाइना क्या कर रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है। ये आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, ये आर्टिकल जो है आज के न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, आप इसको पढ़िएगा। और क्या क्या कह रहा है, पीएलए हैज बिल्ट रोड्स, क्या बना दिया है, रोड बना दिया दोस्तों। मिलिट्री कैंप तो दूर की बात है, पहले रोड्स बना दिया, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जमीन अगर कोई हथियाता है ना, जमीन कोई कब्जा करता है तो उसका एक तरीका होता है, सबसे पहले दीवार खड़े किए जाते हैं और धीरे धीरे जो है उसका कब्जा करना शुरू किया जाता है। शुरुआत एक टेंट से होती है। तो इसने रोड्स बनाए, मिलिट्री कैंप्स बनाए और धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, अपना विस्तार किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। ये लोग घुस रहे हैं अंदर तक। आज के न्यूज़पेपर में इसको कवर किया गया है। नाह पीपल, ये जो समुदाय है ना, नाह समुदाय, इस समुदाय ने जो है इसकी पुष्टि की है। नाह पीपल एलिज दैट दे आर लूजिंग देयर लैंड इंच बाय इंच टू द चाइनीज मिलिट्री डे बाय डे। कह रहे कि दिन प्रतिदिन भारत जो है अरुणाचल प्रदेश का अपना जमीन का टुकड़ा चाइना के हाथों में दिन प्रतिदिन खोते जा रहा है। दोस्तों ये कितनी ज्यादा संवेदनशील बात है और कितनी ज्यादा भयावह बात है, कितनी ज्यादा डरने वाली बात है एक तरीके से, कि चाइना की हिमाकत ऐसी हो गई है कि भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है। दोस्तों हम ध्यान देते चले गए पाकिस्तान पे, लेकिन चाइना जो है धीरे धीरे भारत में घुस रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी अगर आपको पता होगा तो आप जानते होंगे कि चाइना ने किस तरीके से भारत को घेरने की कोशिश की थी और बांग्लादेश के साथ मिलकर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से चाइना जो है देशों को फंसाता है, लोन में फंसा देता है। और बांग्लादेश जिस तरीके से मोंगला पोर्ट के साथ डील कर लिया, उसके बाद से ये जो न्यूज आ रही है, ये सारी न्यूज जो है चाइना के साथ आने वाले समय में रिश्तों को सुधारने की बजाय खराब होते हुए दिखाई दे रही है। यानी आने वाले समय में चाइना के साथ हमारे जो रिश्ते सुधरने वाले थे, सुधार की तरफ दिख रहे थे, हो सकता है उसमें किसी भी तरह की खटास आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जो हरकतें की जा रही हैं, इस तरह की हरकतों के साथ आप किसी के साथ रिश्ते सुधार नहीं पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, और इसीलिए हमने जो है पानी रोक रखा है उनका। चाइना के साथ भी यही होगा। ट्रेड यानी कि व्यापार और ये चीजें एक साथ नहीं होंगी। चाइना के साथ हमारा अच्छा व्यापार है। बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, अगर आप देखेंगे तो हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। चाइना के साथ हमारी इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, आयात बहुत ज्यादा करते हैं, निर्यात बहुत कम करते हैं। इसीलिए हम डेफिसिट में रहते हैं, घाटा में रहते हैं। लेकिन इस तरह की जब चीजें होंगी तो भारत को अल्टरनेट ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, चाइना को दरकिनार करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी जमीन का एक इंच भी टुकड़ा किसी को देने वाले नहीं। ना हम किसी का लेने वाले हैं, ना किसी का देने वाले हैं। जो हमारा अभिन्न अंग है वो हमारा अभिन्न अंग है, और उस पर जो है हमारा जो भारत की सोवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, उसको हम लोग अछूट रखेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको मेंटेन करके रखेंगे। ये हमारे हर एक भारतीय का संकल्प है, भारतीय सरकार का संकल्प है, भारतीय सेना का संकल्प है। और देखिए भारत के प्रधानमंत्री सेशल्स पहुंचे हुए थे। सेशल्स पहुंचने के बाद उनको वहां का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान दिया गया। और सिर्फ सर्वोच्च सम्मान नहीं दिया गया, वहां की जो नेशनल असेंबली है, वहां की जो एक तरीके से पार्लियामेंट है, उसका संबोधन भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उन्होंने बहुत सारे तोहफे भी दिए सेशल्स को, बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए। और सेशल्स में जाने के बाद बहुत सारे लोग मुझसे सवाल भी पूछते हैं कि सर प्रधानमंत्री अलग अलग दौरा करते हैं, इन दौरों से कुछ मिलता भी है क्या, क्या इनसे बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं? बिल्कुल मिलती हैं दोस्तों, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डील्स होते हैं। इन सारी चीजों पर भी चर्चा कर देता हूं। यूपीआई के विस्तार से लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा अंतरिक्ष सहयोग, तो देख लीजिए यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का जो है विस्तार हो रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य में देखा जाए, हेल्थ में, सिक्योरिटी में और स्पेस में, हेल्थ सिक्योरिटी स्पेस को लेकर कोऑपरेशन की जा रही है, सहयोग की जा रही है सेशल्स और भारत में। ठीक है। फिर आप देख लीजिए, जानिए पीएम मोदी के दौरे से भारत सेशल्स के बीच कौन से 19 समझौते हुए हैं। इन 19 समझौतों की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे रखी है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे इन 19 लिस्ट को मैं शेयर करूंगा, और वहां पे आप ध्यान से इसको पढ़ना, फिर आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री अगर किसी देश के दौरे पे जा रहे हैं तो सिर्फ आवाज नहीं उठानी है, हो हल्ला नहीं करना कि प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। विदेश जा रहे हैं तो वहां से बहुत सारी चीजें आ भी रही हैं। इन 19 समझौतों पर आप देख लीजिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, भारत सेशल्स में प्रत्यर्पण संधि हो रही है। प्रत्यर्पण संधि,
आपने देखा होगा, एक चलिए एग्जांपल देख समझाता हूँ, बहुत सारे क्रिमिनल्स जो होते हैं यहाँ पे क्राइम करके दूसरे देश में भाग जाते हैं, तो वहां से जो है अगर हमको लाना होगा भारत देश में, तो उसकी जो है एक, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई ना, उसको लेकर एक अलग नियम है, उसके साथ दूसरे देशों के साथ हमें क्या करना पड़ता है, एग्रीमेंट करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, संधि करना पड़ता है, और फिर जाकर हम किसी को जो है अपने देश में ला पाते हैं। फिर आप देखिए अंतरिक्ष सहयोग पर समझौता हो रहा है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे तो अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता हुआ है, फिर आप देखिए नाविकों के प्रशिक्षण को लेकर समझौता हुआ है, सेशल्स के मेड इन इंडिया जंगी जहाज भारत ने सौंपा, मेड इन इंडिया जहाज जो है भारत ने क्या किया है, सौंपा है सेशल्स को। तो इस तरह के जो है 19 समझौते आपको देखने को मिलेंगे सेशल्स के साथ। और दोस्तों ये सारे समझौते जो है भारत के हित में है, और ये काफी अच्छी बात है, ठीक बात है। इसको आप लोग देख लेना, मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है सेशल्स के दौरे से 29 जून को, यानी कि आज के दिन जो है ये वापस आ रहे हैं। 29 जून को जब ये वापस आएंगे, उसके बाद से 1 से 3 जुलाई के बीच में जापान की जो पीएम है, जापान की जो पीएम है, जापान की पीएम का क्या नाम है आपको बताना होगा, और जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, ये भी आपको अगर नाम पता हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। जापान की पहले पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, अगर आपको इसका नाम पता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्या उनका नाम यही है, कमेंट में कंफर्म करके आप बताइए। तो प्रधानमंत्री जो है जापान की, वो 1 से 3 जुलाई के बीच में भारत के दौरे पर रहेंगी, और उसके बाद से 6 से 11 जुलाई के बीच में, यानी कि लगभग ये 5-6 दिन तक प्रधानमंत्री जा रहे हैं इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो सर इसमें खबर क्या है, आप बताना क्या चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसी के बीच में आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, यानी कि प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल है, केंद्रीय सरकार का जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उसमें आपको रिसफल होता हुआ दिखेगा। रिसफल का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर के पोर्टफोलियो चेंज होने वाले हैं, बहुत सारे नए नए लोग जो है कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाले हैं, बहुत सारे लोग जो है उनके हाथ से कैबिनेट मिनिस्टर का पद जाने वाला है। इस पर जो है विस्तार से चर्चा करूंगा किसी और वीडियो में। इस वीडियो में और भी बहुत सारी चीजें मुझे कवर करनी है। आपको पता होगा, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो या नितिन गडकरी हो, इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। E20 यानी कि इथेनॉल को लेकर जो है नितिन गडकरी पे लंबे समय से जो है आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, और जिस तरीके से पेपर लीक का मामला आ रहा है, आपने देखा होगा कल की न्यूज है कि महाराष्ट्र में जो है पेपर लीक हुआ है, जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, आए दिन आपको पेपर लीक की खबरें देखने को मिल रही हैं, और इसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग लंबे समय से की जा रही है, और इसी को लेकर जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक पहुंच गए हैं, और वहां पे जो है हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। अभिजीत दीपके के साथ सोनम वांगचुक दोनों लोग जो है वहां पे बैठे हुए और हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। लगभग 10 दिन से उनका हंगर स्ट्राइक चल रहा है, और मांग सिर्फ एक है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या एजुकेशन मिनिस्टर, यानी कि शिक्षा मंत्री का जो पद है, जो कैबिनेट मिनिस्टर के पोजीशन पे है धर्मेंद्र प्रधान, क्या उनके हाथ से ये पद चला जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। और ये कब पता चल जाएगा हमें, इन दिनों के पहले ही पता चलेगा, यानी कि ये जो बीच का गैप है, यानी कि 4 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच, या 4-5 जुलाई को ये हो सकता है, या फिर आप यहाँ पे देखने को ये मिलेगा, यानी कि आने वाले कुछ समय में आपको बहुत सारे नए मंत्री आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से वो नए चेहरे होंगे, कुछ चेहरों को जो है मैंने यहाँ पे लगा रखा है। क्या राघव चड्ढा आने वाले समय में आपको कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में देखने को मिलेंगे। शक्तिकांता दास, जो कि एक्स आरबीआई गवर्नर हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है गवर्नर रह चुके हैं, आपको पता होगा, क्या ये भारत के नए फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री बनने वाले हैं। वित्त मंत्रालय की कमान जो है शक्तिकांता दास के हाथ में जाने वाली है, तो देखने वाली बात होगी। और निर्मला सीतारमन को कौन सी नई कमान मिलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। इन सारी चीजों पर जो है हमारी गहरी नजर होगी। अगले वीडियो में आप देखिएगा, जिस दिन ये खबर आएगी, जब पोर्टफोलियो जो है इन लोगों को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, हम इस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान का क्या होने वाला है, ये तो समय ही बताएगा। चलिए आगे चलते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण खबर जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आ रही है, वो आ रही है तुर्की से। आपको पता होगा तुर्की जो है वो ईरान का रहनुमा है, और इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसीलिए तुर्की हमेशा क्या करता है, इसराइल को उंगली करता है। और उंगली करने का मतलब यह है कि ऐसे ऐसे कुछ बयान दे देता है तुर्की, जिसकी वजह से इसराइल जो है भड़क जाता है। और वही काम किया है तुर्की के लीडर एर्दोगन ने। क्या कहा है एर्दोगन ने, आप ध्यान से देखिए। We take it very seriously, Netanyahu says he will raise Erdogan's anti-Israel rhetoric with us. अब एंटी इसराइल कमेंट जो है एर्दोगन हमेशा देते रहते हैं, और इसको लेकर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है, वी टेक इट वेरी सीरियसली। हम उनके स्टेटमेंट को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और इसका जवाब जो है मुंह तोड़ दिया जाएगा। आपको पता होगा कि सीज फायर लगा हुआ था, युद्ध विराम लगा हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन उस युद्ध विराम को तोड़ दिया गया 4 दिन पहले। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अटैक करता है ईरान, और उसके बदले में अमेरिका जो है रिटेलिएट करता है, और बहुत सारे बेसिस पे अटैक किया जाता है। फिर ईरान अटैक करता है बहरीन में, कतर में। तो युद्ध विराम तो लगा हुआ था, लेकिन फिर से युद्ध शुरू हो गया, फिर से युद्ध विराम लग चुका है, और फिर बातचीत शुरू हो गई है। उस पर भी आपको जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए, मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देख लीजिए, हेडिंग फॉर वॉर। एक तरफ है तुर्की, यहाँ पे सीरिया और इजराइल। देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वार्नड ड्यूरिंग टुडेज कैबिनेट सेशन दैट इजराइल टेक्स तुर्किश प्रेसिडेंट
एर्दोगन्स रेटोरिक अगेंस्ट द ज्यूइश स्टेट वेरी सीरियसली। कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी और कैबिनेट की मीटिंग में बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा है कि एर्दोगन जिस तरीके के बयान दे रहे हैं इजराइल के खिलाफ, इसको हम काफी सख्ती से ले रहे हैं, काफी सीरियसली ले रहे हैं। फिर आगे देखिए, एर्दोगन एंड अदर सीनियर तुर्किश ऑफिशियल्स हैव रैम्प्ड अप थ्रेट्स अगेंस्ट जेरूशलेम। थ्रेट दे रहा है, जेरूशलेम को धमकी दे रहा है। कौन? एर्दोगन, तुर्की का लीडर। रिसेंटली विद तुर्कीज इंटीरियर मिनिस्टर कॉलिंग अर्लियर दिस मंथ फॉर द कंट्रीज टू लिबरेट जेरूशलेम। लिबरेट जेरूशलेम की बात की जा रही है तुर्की की तरफ से, और इसी का जवाब दिया है कौन? बेंजामिन नेतन्याहू ने। ठीक है, तो ये लोग जो है अगर आप देखेंगे तो ये तुर्की का जो प्रधान, ये जो लीडर है ना, ये एर्दोगन, ये भारत के खिलाफ भी बहुत बोलता है। आपको पता होगा कि भारत के खिलाफ भी बहुत सारे कमेंट करता है, इसराइल के खिलाफ भी बोलता है, क्योंकि ये रहनुमा है। किसका रहनुमा है? पाकिस्तान का रहनुमा है। और ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने बाकायदा मदद की थी पाकिस्तान की। ये हमारे पास उसका जो इन्फॉर्मेशन आप जानते होंगे। फिर देखिए, प्रेसिडेंट एर्दोगन वांस इजराइल मिलिट्री कैंपेन थ्रेट्स तुर्की। ठीक है, तुर्की प्रेसिडेंट एर्दोगन वांस इजराइल मिलिट्री कैंपेन थ्रेटन्स तुर्की। तुर्की कंडेम्स इजराइल जेनोसाइड रिकॉग्निशन कॉल्स मूव पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो ये सारे न्यूज जो है जो अंतरराष्ट्रीय खबरों में बने हुए हैं और खास करके तुर्की से आ रही है, ये सारी चीजों को मैं शेयर करूंगा, आप इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देख लीजिए एक बार। इफ वॉर ब्रेक्स आउट and Pakistan fails to establish peace, it's our duty to attack Israel. समझ में आ रही बात? पाकिस्तान अगर समझौता नहीं करा पाता है, पाकिस्तान अगर किसी तरह की शांति समझौता नहीं करा पाता है, संधि नहीं करा पाता है, युद्ध विराम नहीं करा पाता है, तो ये हमारा दायित्व है कि हम इजराइल के ऊपर अटैक करें, ऐसा कहना है तुर्की का। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या तुर्की इजराइल का सामना कर पाएगा? क्या आपको लगता है कि इजराइल का जिस तरीके के अत्याधुनिक जो उनके हथियार हैं उसके सामने तुर्की टिक भी पाएगा? इसका जो है आंसर जो मैं आप पे छोड़ता हूं, आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि अगर पाकिस्तान को तो औकात नहीं है, पाकिस्तान की तो औकात नहीं है, वो तो मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है, दो लोगों के बीच में जो है लड्डू खा रहा है। समझ में आ रही बात आपको? तो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इसमें फेल हो जाता है तो तुर्की जो है कमान संभालेगा सीज फायर कराने की और इजराइल के ऊपर अटैक करने की। ये कहना है तुर्की प्रेसिडेंट एर्दोगन थ्रेटेंड मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट इजराइल। कह रहे हैं कि हम मिलिट्री एक्शन करेंगे, और जब मिलिट्री एक्शन करेंगे इजराइल के अगेंस्ट, तो देखो यूएसए किसकी तरफ से आएगा? क्या यूएसए तुर्की का साथ देगा, या फिर यूएसए इजराइल के साथ रह तुर्की को भी बढ़िया से उसका हिसाब किताब कर देगा जिस तरीके से ईरान का कर रहा है? ये आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा। कॉलिंग इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हिटलर ऑफ आवर टाइम। हिटलर से कंपैरिजन की जा रही है, तुलना की जा रही है बेंजामिन नेतन्याहू की। और तुलना कौन कर रहा है? एर्दोगन कर रहे हैं। कि जिस तरीके से हिटलर ने जनसंहार किया था, जेनोसाइड किया था, उसी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू जो जनसंहार पर उतर आए, किस तरीके से उन्होंने पैलेस्टाइन और गाजा में किया और किस तरीके से वो ईरान में कर रहे हैं, इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने हिटलर से तुलना कर दी है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल को जो है मैं आप पे छोड़ देता हूँ, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। जिन चीजों को मैंने आपको डिस्कस किया है, जिन चीजों को मैंने आपको बताया है, वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। सिंस द स्टार्ट ऑफ द ईरान वॉर स्पार्क्ड बाय द हमास लेड अक्टूबर 7 2023, अक्टूबर 7 2023 याद है ना? 7 अक्टूबर 2023 यही वो दिन था, यही वो तारीख था जिस तारीख को इसराइल और हमास, इसराइल और पैलेस्टाइन का युद्ध शुरू हुआ था। 7 अक्टूबर 2023 एक तरीके से इसको ब्लैक डे भी माना जाता है, क्योंकि उस दिन जो है नरसंहार हुआ था, जेनोसाइड हुआ था। एर्दोगन हैज बीन वन ऑफ द फॉरेन लीडर्स मोस्ट हार्शली क्रिटिकल ऑफ इजराइल। सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल का एर्दोगन। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एर्दोगन। दूसरा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। एक्यूजिंग जेरूसलम ऑफ जेनोसाइड इन गाजा, वेलकमिंग आईसीसी अरेस्ट वारंट फॉर इजरायली लीडर्स एंड कॉलिंग ऑन द यूएन टू रिकमेंड द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट इजराइल। देखो, इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसमें आपको पता होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू को दोषी ठहराया गया। तो वो कह रहा है कि भाई इसको अरेस्ट करो। एर्दोगन क्या कह रहा है कि अरेस्ट करो बेंजामिन नेतन्याहू को, और कह रहा है कि भाई इजराइल के खिलाफ आपको एक्शन लेना पड़ेगा। किसको? यूनाइटेड नेशन को। यूनाइटेड नेशन को इजराइल के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, और प्लस जिनके ऊपर जो है आरोप लगे थे, जिनको आईसीसी ने एक तरीके से दोषी ठहरा दिया था, उनको अरेस्ट किया जाए। ये कहना है एर्दोगन का कि अरेस्ट वारंट इशू किया जाए इजरायली लीडर्स के खिलाफ। और ये वही इजरायली लीडर्स है जिन्होंने कत्लेआम मचा दी थी, कहां पे? पैलेस्टाइन में, ऐसा कहना है एर्दोगन का। तो भाई इनको अरेस्ट किया जाए, इनको जेल में डाला जाए, और इनको ऊपर जो है एक्शन लिया जाए, इजराइल के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ट्रंप इंडिकेटेड ऑन द सेम डे दैट ही वाज प्रिपेयरिंग a sale of weapon for Turkey ahead of an upcoming NATO summit there, including F-35 stealth fighters and dozens of jet engines, a prospect that has sparked concern in Jerusalem for months. एक और खबर आ रही थी, आपको पता होगा कि कुछ हथियार की सप्लाई होने वाली है तुर्की में, और सप्लाई कौन करने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप। इस लाइन को आप पढ़िएगा, इस आर्टिकल को पढ़िएगा कि ट्रंप इंडिकेटेड ऑन द सेम डे दैट ही वाज प्रिपेयरिंग अ सेल ऑफ वेपन्स फॉर तुर्की।
ahead of an upcoming NATO summit there, including F-35 stealth fighter, dozens of jet engines, a prospects that has sparked concerns in Jerusalem for months। और जाहिर सी बात है कि अगर ये सारे हथियार तुर्की को दिए जाएंगे तो दर्द तो जेरूशलम को होगा, दर्द तो इजराइल को होगा, दर्द तो बेंजामिन नेतन्याहू को होगा, क्योंकि दुश्मन को हथियार सप्लाई की जा रही है। और सप्लाई कौन कर रहा है? देखो, सबसे बड़ा कहते हैं ना, हेनरी किसिंजर ने कहा था कि भाई अमेरिका का कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। अमेरिका का कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। और देखो, अमेरिका का जो दोस्त है ना, उसको सबसे ज्यादा डरने की जरूरत है। दुश्मन से ज्यादा अगर किसी को डरने की जरूरत है तो दोस्त को डरने की जरूरत है। और किस तरीके से साथ दिया था इसराइल का अमेरिका ने इस युद्ध में। और सोचिए, तुर्की को ही हथियार बेच रहा है, किसके खिलाफ? इसराइल के खिलाफ। ये सारा जो, अगर आपको जियो पॉलिटिक्स समझना है ना, मैं कहता हूँ जियो पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता है सिर्फ एक ही चीज, और वो होता है नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि राष्ट्रहित। और डोनाल्ड ट्रंप तो पहले से ही आपको पता है कि वो बिजनेसमैन है। उसके लिए सबसे पहले क्या चीज आती है? उसके लिए सबसे पहले चीज आती है बिजनेस। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, हु ऑफन प्रेज एर्दोगन, तारीफ भी करते रहता है, सजेस्टेड लास्ट वीक दैट द लेटर कुड हैव एंटर्ड द यूएस इजराइल वॉर अगेंस्ट ईरान। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि भाई आप ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे साथ आ जाइए। सोचो, तुर्की के खिलाफ। डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसे भी पागल आदमी है, कुछ भी बोलते रहता है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देता है जिसका वास्तविकता से कोई सामना नहीं होता, वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं होता। कह रहा है कि भाई तुर्की एर्दोगन को कह रहा है कि तुम आ जाओ हमारे साथ, इजराइल, मैं और तुम लड़ेंगे किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। क्या ऐसा पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता। नेतन्याहू से ट्रंप मस्ट रिमेंबर एर्दोगन्स एंटी इजराइल स्टेटमेंट। देखो, नेतन्याहू ने कह दिया है कि भाई आपको याद करना होगा कि किस तरीके से एर्दोगन जो है हमेशा इजराइल के खिलाफ बोलता है, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बोलता है, जेरूशलम के खिलाफ बोलता है। तो ट्रंप चचा, आप इसको याद रखिए। अगर आप इसको याद नहीं रखेंगे और इसको अगर आप हथियार देने लगेंगे, इसको आप सपोर्ट करेंगे और एर्दोगन की अगर इतनी तारीफ करेंगे, तो भाई हमको तो दर्द होगा और फिर हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। The lawmakers also highlighted Turkey's President Erdogan's repeated threat against Israel, which Prime Minister Benjamin Netanyahu mentioned during this week's cabinet meeting। ठीक है, तो कैबिनेट मीटिंग में जो है इसको चर्चा का विषय बनाया गया। देख लीजिए ना, अब नहीं करेंगे और हमले सुलझाएंगे हॉर्मुज स्ट्रेट का विवाद। अमेरिका ईरान ने दोहराई फिर पुरानी बात, अब कतर में हुई बैठक। सोचिए, इस युद्ध की शुरुआत हुई 28 फरवरी को। 28 फरवरी का जिस युद्ध की शुरुआत हुई, जिस युद्ध को खत्म करने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप मात्र 10 दिन में, एक हफ्ते में, उस युद्ध को खींचते हुए मार्च खत्म हो गया, अप्रैल खत्म हो गया, मई खत्म हो गया, जुलाई आने वाला है और कोई निर्णायक मोड़ नहीं आया। कोई निर्णायक मोड़ नहीं आया। जिस तरीके से इन्होंने वेनेजुएला में घुसकर वहां के जो राष्ट्रपति थे उसको उठा लाया, उस तरह का जो है हिमाकत ये ईरान में नहीं कर पाया। वेनेजुएला ने तो एक दिन में ही सरेंडर कर दिया था, लेकिन वैसा काम ये ईरान में नहीं कर पाए। और देखिए, आज 3 महीने बीत गए, 3 महीने के बाद भी कोई निर्णायक मोड़ नहीं आया है ईरान, अमेरिका और इसराइल वॉर का। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब कतर में होगी बैठक, अब इसको सुलझाया जाएगा, अब किसी भी तरह का जो है सीज फायर का वायलेशन नहीं होगा। ईरान, यूएस ईरान एग्रीज टू होल्ड स्ट्राइक, होल्ड टॉक दिस वीक इन दोहा। दोहा में जो है अब इसकी बैठक होने वाली। ठीक है। ईरान रेन ड्रोन्स ऑन मेजर यूएस बेस, इट मेड अमेरिका रीथिंक इट्स वॉर स्ट्रेटेजी। यही मैं आपको बताने वाला था कि अभी कुछ समय पहले, 3 दिन पहले ही सीज फायर का वायलेशन हुआ था। अमेरिका ने भी अटैक किया, ईरान ने भी अटैक किया, अलग अलग देशों पर अटैक किया, जो उनके बेसिस थे वहां पे अटैक किया। तो ये सब चीजें चलती रहती है, लेकिन फाइनली अभी का कंक्लूजन ये है कि दोहा में जो है बैठक होने वाली है, और दोहा में जो बैठक होगी उसके बाद से जो है आपको कुछ नए जानकारी देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। इसको डाउनलोड करने के बाद वहां पे आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। उन सारे कोर्सेज को आप ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित कर सकते हैं। सिलेक्शन जो है आप पक्का कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो हमारे ऐप के साथ जरूर जुड़े और वहां पे कोर्स परचेज कर बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में, बहुत ही कम फी में जो है आप किसी भी सिविल सेवा की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या फिर सेंट्रल सर्विसेज हो, यानी कि यूपीएससी हो। ठीक है, आप इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, दोनों स्तरों पर इसकी तैयारी कर सकते हैं और अपने रैंक को सुनिश्चित कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।